हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम IRCTC की बात करेंगे, विच इज़ अ रेगुलेटेड मोनोपोली। अब मैं इसको रेगुलेटेड मोनोपोली क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंडियन रेलवे की जब हम बात करते हैं तो कुछ सर्विसेज सिर्फ IRCTC ही उनकी करती है, राइट। सो इस वीडियो को हमने 5 to 6 पार्ट्स में डिवाइड करें। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल की बात करेंगे, एंड द नेम ऑफ दिस मेंटल मॉडल इज अनटैप्ड प्राइसिंग पावर, राइट। सेकेंड पार्ट ऑफ द बिजनेस एनालिसिस में हम आप लोगों के साथ बिजनेस हिस्ट्री की बात करेंगे कि IRCTC बना कैसे था, एंड साथ साथ IRCTC की जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुई है। थर्ड पार्ट ऑनवर्ड्स हम आप लोगों के साथ IRCTC के जो बिजनेस सेगमेंट्स है वो डिस्कस करेंगे। जैसे आज इनका एक ई टिकटिंग का सेगमेंट है, ई टिकटिंग के साथ साथ इनका केटरिंग का सेगमेंट है, केटरिंग के बाद इनका रेलनीर का सेगमेंट है। रेलनीर बेसिकली माने जब इंडियन ट्रेन के अंदर हमने पानी की बोतल देखी है तो उनका नाम रेलनीर के नाम से है। तो IRCTC उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करती है उसमें। एंड लास्ट पार्ट जो इनका लास्ट सेगमेंट है दैट इज ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। बेसिकली जो भी रेलवे का ट्रैवल प्लान है वो भी IRCTC देखता है, एंड साथ साथ यहाँ पे IRCTC आज कुछ प्राइवेट ट्रेन्स भी ऑपरेट कर रहे हैं। सो दीज आर द 4 सेगमेंट्स। एंड इसके बाद जो इस कंपनी के अंदर अर्निंग्स ग्रोथ के ट्रिगर है हम उसकी बात करेंगे, एंड साथ साथ इसके अंदर क्या पॉसिबल रिस्क है एंड क्या क्या ऑलरेडी इसके अंदर पॉसिबल रिस्क प्ले आउट कर चुके हैं उसकी भी साथ बात करेंगे। सो कमिंग टू द मेंटल मॉडल फर्स्ट। सो नेम ऑफ द मेंटल मॉडल इज अगेन अनटैप्ड प्राइसिंग पावर। तो वॉरेन बफेट जब सीज कैंडी खरीद रहे थे तो उन्होंने बोला था कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके पास अनटैप्ड प्राइसिंग पावर होती है। तो अनटैप्ड प्राइसिंग पावर को हम कैसे डिस्कवर कर सकते हैं? तो बेसिकली आप अपने आप से पूछिए, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं एंड अगर आप अपने बिजनेस के प्राइसेस बढ़ाते हैं एंड अगर आपके प्राइस बढ़ाने से आपका कस्टमर आपके कंपेटिटर के पास चले जाता है तो बेसिकली आपके बिजनेस में प्राइसिंग पावर नहीं है। बट वेयरएज कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके पास अनटैप्ड प्राइसिंग पावर है, उनको पता ही नहीं है उनके पास प्राइसिंग पावर है, बट एक्चुअली में उनके पास प्राइसिंग पावर है। तो वॉरेन बफेट ने जब सीज कैंडी खरीदा था तो बेसिकली उन्होंने सीज कैंडी कुछ $25 मिलियन का लिया था, एंड उस टाइम पे उन्होंने अपने आप से पूछा क्या अगर हम प्राइसेस बढ़ाएंगे तो कस्टमर को पेन होएगा या नहीं होएगा। तो उनका आंसर उसको मिला कि कस्टमर को पेन नहीं होएगा। तो धीरे धीरे करके वो सीज कैंडी के प्राइसेस बढ़ाते गए, एंड अगर आज हम सीज कैंडी के मार्जिन्स कंपेयर करते हैं जब उन्होंने लिया था और 2006 के मार्जिन्स कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है कि प्राइसिंग पावर सीज कैंडी में इतनी थी कि मार्जिन एक्सपेंशन इतना ज्यादा हो गया। सो दिस इज द नेम ऑफ द मेंटल मॉडल अनटैप्ड प्राइसिंग पावर, एंड इसका जो एप्लीकेशन है हम IRCTC के बिजनेस के अंदर लगाएंगे। सो कमिंग टू द बिजनेस हिस्ट्री ऑफ IRCTC। तो IRCTC वॉज एस्टैब्लिश वे बैक इन 1999, एंड जब 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था तो अगेन IRCTC एक्चुअली जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उसको रिपोर्ट करता है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो रियलाइज करनी है कि यहाँ पे पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप्स भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। तो आई थिंक फ्रॉम 2002 से लेके 2010 तक IRCTC सिर्फ केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था इंडियन रेलवेज को। बट अगेन 2010 में पॉलिसी चेंज हुआ, एंड आई थिंक 2012 से लेके 2017 तक जो इंडियन रेलवे खुद ही अपनी केटरिंग सर्विसेज मैनेज कर रही थी। बट दिस वाज अ वेरी वेरी बिग शॉकर बिकॉज IRCTC का उस टाइम पे कुछ रेवेन्यू 700 करोड़ के आसपास था, जिसमें से 400 करोड़ आई थिंक का जो इनका रेवेन्यू था वो सिर्फ केटरिंग सर्विस से आ रहा था। तो एकदम ओवरनाइट इनका केटरिंग सर्विस का रेवेन्यू ले लिया गया था। पर 2002 के अंदर इन्होंने ई टिकटिंग का बिजनेस भी स्टार्ट करा था, विच अगेन 2010-2011 के आसपास आके फेमस होने लग गया था। एंड साथ साथ उस टाइम पे इंडियन रेलवे जो है वो भी अपना ई टिकटिंग बिजनेस कर रही थी। बट इंडियन रेलवे के साथ ई टिकटिंग बिजनेस में प्रॉब्लम क्या हुई कि वो ट्रैफिक को मैनेज ही नहीं कर पाए, एंड IRCTC अपने प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुली स्केल अप कर पाया। पर साथ साथ फिर 2017 के अंदर एक और पॉलिसी चेंज हुई। अगेन जो इंडियन रेलवे के पास केटरिंग पॉलिसी राइट्स थे दैट वाज अगेन गिवन बैक टू IRCTC। तो IRCTC आज केटरिंग में एक रेगुलेटेड मोनोपोली है, साथ साथ ई टिकटिंग के अंदर एक रेगुलेटेड मोनोपोली है, एंड साथ साथ जो इंडियन रेलवे के जो टूरिज्म एंड ट्रैवल प्लान है उसके अंदर भी एक रेगुलेटेड मोनोपोली है। लास्टली रेलनीर के अंदर भी IRCTC के पास आज एक मोनोपोली है। तो काफ़ी बारी जब हम बिजनेसेस पढ़ते हैं तो काफ़ी बारी हम बिजनेसेस की वैल्यू चेन देखते हैं कि रॉ मटेरियल कहाँ से आया, या तो अगर कोई सर्विस बिजनेस है तो किस पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन में वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं।
बट IRCTC आज एक ऐसा यूनिक बिजनेस है कि अगर आप ट्रेन की टिकट बुक करते हैं तो भी आप इनकी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो भी आप इनका कोई प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, या तो आप इनकी पानी की बॉटल पिएंगे या तो आप इनका खाना खाएंगे, डैट इज़ इन द केटरिंग बिजनेस। अगर आप ट्रेन से उतर के स्टेशन के ऊपर से भी पानी पीते हैं तो भी आप जो इनकी सर्विस है उसको यूज़ करेंगे। एंड साथ साथ अगर आप ट्रेन से उतर के स्टेशन पे किसी फूड प्लाजा में खाना खाते हो तो अगेन आप IRCTC का जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ कर रहे होंगे। सो दिस इज वाई इट इज़ प्रेजेंट अक्रॉस द इंटायर वैल्यू चेन, माने इट इज़ एन इनडायरेक्ट प्ले ऑन द इंडियन रेलवे इटसेल्फ। एंड साथ साथ इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है, दैट इट इज़ अ वेरी एसेट लाइट प्ले। So with this we'll go into the first segment of IRCTC. So पहला सेगमेंट इनका ई-टिकटिंग का है। तो ई-टिकटिंग में बेसिकली इनके पास 3 to 4 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। तो पहला सोर्स ऑफ रेवेन्यू है कि ये कन्वीनियंस फी कमाते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई टिकट बुक करता है तो IRCTC को एक कन्वीनियंस फी मिलती है। तो वो कन्वीनियंस फी कुछ 15 रुपये के आसपास है नॉन AC टिकट के लिए, एंड कुछ 30 रुपीज़ के आसपास है AC टिकट के लिए। तो दिस इज़ द कन्वीनियंस फी। एंड अगर हम आज यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखते हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्या इनके पास रेगुलेटरी मोनोपोली है कि अगर आप एप्लीकेशन से बुक करते हैं क्योंकि इनके पास मोनोपोली है तो आप सिर्फ इनकी एप्लीकेशन के थ्रू बुक कर सकते हैं, राइट। पर पैसेंजर जो दूसरे OTAs हैं, जो दूसरे ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स हैं लाइक मेक माई ट्रिप, booking.com, क्लियर ट्रिप और यात्रा एंड पेटीएम ट्रैवल, अगर पैसेंजर इनके थ्रू भी बुक करता है तो एट द एंड क्या होता है, ये वाले जो OTAs हैं ये भी आपको IRCTC के थ्रू ही रूट करेंगे। तो इसका मतलब कि किसी को भी अगर ट्रेन की टिकट बुक करनी है, चाहे वो किसी भी सोर्स से करे, एट द एंड वो IRCTC के थ्रू ही होएगी, राइट। एंड यहाँ पे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग क्या है कि अगर यहाँ पे हम वैल्यू माइग्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली ऑफलाइन टिकट बुकिंग से टुवर्ड्स ऑनलाइन टिकटिंग वैल्यू माइग्रेशन हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन 2014 कुछ 51% के आसपास ई-टिकटिंग पेनिट्रेशन था, माने कि सिर्फ कुछ 51% लोग ऑनलाइन टिकट्स बुक कर रहे थे। बट 2020 में ऑलमोस्ट क्लोज टू 75% आया, एंड 2021 में दिस हैज ऑलमोस्ट रीच क्लोज टू 90%, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से लोग स्टेशन पे जाके टिकट नहीं खरीद पा रहे। यहाँ पे एक और भी क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज IRCTC का अगर हम कंपैरिजन करते हैं और भी ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स के साथ, अगर अब यहाँ पे मैं इनका कंपैरिजन करता हूँ इनके कंपेटिटर्स के साथ, सो वी गेट टू नो कि इनकी जो कन्वीनियंस फी है दैट इज़ द चीपेस्ट। एंड साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अगर हम और OTA से इनका कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे अगर हम एग्रीगेटर सर्विस चार्ज देखते हैं तो IRCTC एग्रीगेटर सर्विस चार्ज ही नहीं ले रहा। तो मेक माई ट्रिप 19 रुपीज़ का लेता है, यात्रा 20 रुपीज़ का ले रहा है, क्लियर ट्रिप भी 20 रुपीज़ का ले रहा है, पेटीएम भी 9 रुपीज़ का ले रहा है। तो जो एंड कॉस्ट टू पैसेंजर पर टिकट है IRCTC से सिर्फ 17.7 रुपीज़ की है, वेराज जो नियरेस्ट कंपेटिटर है पेटीएम, अगर हम इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट देखें तो वहाँ से 33.7 रुपीज़ के आसपास है। सो क्लियरली IRCTC हैज़ अ रेगुलेटरी एडवांटेज ओवर हियर। एंड साथ साथ यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर हम मेंटल मॉडल की एप्लीकेशन करते हैं दैट इज बाय द नेम ऑफ अनटैप्ड प्राइसिंग पावर, तो यहाँ पे इफ़ वी जस्ट लुक एट दिस, तो इनके जो बाकी कंपेटिटर्स हैं, अगर हम पेटीएम की बात करते हैं, अगर कोई पेटीएम ट्रैवल से बुक कर रहे हैं, या तो अगर हम साथ साथ जोमेटो स्विगी की भी बात करते हैं, तो यहाँ पे वी गेट टू नो कि ईच एंड एवरी वन ऑफ देम आर चार्जिंग 9 to 10% ऑफ कन्वीनियंस फी, राइट। अगर बुक माई शो में भी देखते हैं तो 10% के आसपास कन्वीनियंस फी है। स्विगी एंड जोमेटो में 6 to 7% या 8 to 9% के आसपास है, whereas IRCTC अपने रेलवे बिजनेस में सिर्फ 2% की कन्वीनियंस फी चार्ज कर रहा है। सो दिस गिव्स देम अनटैप्ड प्राइसिंग पावर कि इवन इफ दे इंक्रीज कन्वीनियंस फी फ्रॉम 2 to 4%, कस्टमर कहीं और नहीं जाने वाला, बिकॉज IRCTC फिर भी लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर रहेगा। हाँ, आप में से काफ़ी लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या पता इनका मोटिव ही ना हो कन्वीनियंस फी इंक्रीज करने का, बट नॉनदलेस इट जस्ट शोज कि यहाँ पे अनटैप्ड प्राइसिंग पावर ज़रूर प्रेजेंट है। और इस बिजनेस के अंदर इस लाइन ऑफ बिजनेस के अंदर ये और कहाँ से पैसा कमाते हैं, तो जो सेकंड मोड ऑफ रेवेन्यू है इनका, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ फीस फ्रॉम रेलवे टिकट सर्विस एजेंट। माने वन टाइम ये फीस लेते हैं 10,000 रुपीज़ की अपने रेलवे टिकट एजेंट से, एंड साथ साथ रेकरिंग फीस है कुछ क्लोज टू 5,000 रुपीज़ पर एनम की लेते हैं। फिर इनकी जो कॉल सेंटर से फी इनकम आती है, फिर साथ साथ इनकी एड इनकम आती है। तो बेसिकली आज बहुत एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि IRCTC के पास कुछ 5 करोड़ यूजर्स हैं, एंड क्लोज टू 6 करोड़ यूजर्स इनका प्लेटफॉर्म यूज कर चुके हैं, एंड साथ साथ एवरी डे दे आर एडिंग क्लोज टू 20,000 यूजर्स ऑन द प्लेटफॉर्म।
तो इससे क्या है मतलब कि आपके पास एक कैप्टिव प्लेटफॉर्म, बेसिकली आपके पास कैप्टिव ऑडियंस है जो आपके प्लेटफॉर्म पे आके हर रोज टिकट बुक करेगी। तो आई थिंक क्लोज टू 8 लाख टिकट्स पर डे इनकी आज बुक हो रही है इस टाइम पे। तो इससे क्या हमें मतलब पता लगता है कि ये डिफरेंट वेज यूज कर सकते हैं ट्रैफिक को मोनेटाइज करने के लिए। तो एक वे जो इन्होंने यूज करना स्टार्ट करा है दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो ये उनको डिफरेंट एड्स दिखा रहे हैं जिसे मोनेटाइज कर पा रहे हैं। तो जब हम बिजनेस में अर्निंग्स ट्रिगर और ऑप्शनैलिटीज की बात करेंगे, इसके बारे में हम और भी डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे इस बिजनेस में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है इस लाइन में कि इनके साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी एक्सपैंड कर गई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन्होंने कॉन कॉल में क्या बताया, एंड आई थिंक काफी लोगों ने इस बात को मिस कर दिया है। तो बेसिकली इस बिजनेस के अंदर क्या हुआ है कि प्री कोविड मतलब माने पैंडेमिक से पहले ये लोग 9 लाख टिकट्स ऑन एन एवरेज बुक करते थे दिन की, बट आज सिर्फ 40 to 45% ट्रेन ऑपरेशनल होने के बावजूद भी ये लोग कुछ 8 लाख टिकट्स पर डे बुक कर रहे हैं। तो माने अभी तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं आई, सिर्फ 40-45% ट्रेन ऑपरेशनल है, बट इनकी जो इनकी टिकट्स बुक पर डे है ऑलमोस्ट प्री पैंडेमिक लेवल पे आ गई है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कुछ जो एक्सप्रेस ट्रेन थी उसके अंदर 4 to 5 कोचेस थे जो अनरिजर्व थे। नाउ दोज अनरिजर्व्ड कोचेस हैव बीन टर्न्ड इनटू रिजर्व्ड कोचेस। माने पहले वो जो कोचेस थे अनरिजर्व थे, बट अब वो ऑल दोज कोचेस आर देयर ऑन IRCTC प्लेटफॉर्म। माने वहां से आप उनकी भी ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इससे इनका साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी आई थिंक ओवरनाइट ही कुछ 30 to 33% से एक्सपैंड हो गया। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। एंड सेकेंडली अगर हम इस यहाँ पे इनके फाइनेंशियल्स देखते हैं, सो वी गेट टू नो कि आज इंटरनेट टिकटिंग के अंदर इनका FY18 में कुछ ऑपरेटिंग रेवेन्यू था 204 करोड़ के आसपास, जो FY20 में बढ़ के 620 करोड़ के आसपास हो गया। माने 200 करोड़ से 600 करोड़ के आसपास आ गया। एंड जो फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 में सिर्फ 93 करोड़ का था क्योंकि इस ईयर में पैंडेमिक आया है। एंड यहाँ पे अगर हम इनके ईबिट मार्जिन देखते हैं तो ईबिट मार्जिन 49% से एक्सपैंड हो गए, फाइनेंशियल ईयर 20 में 80% के आसपास आ गए, राइट। पर अगर आप यहाँ पे एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे कि FY18 से FY20 तक इतनी ड्रास्टिक ग्रोथ क्यों आई, क्योंकि FY16 के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा एक इवेंट आया था। इवेंट क्या हुआ था? टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट ने क्या करा कि इनके जो सर्विस चार्जेस थे या जो ये कन्वीनियंस फी विड्रॉ करते हैं गवर्नमेंट ने उन पे स्टॉप लगा दिया था। तो इस वजह से 2016 से 2018 में इनकी जो कन्वीनियंस फी है दैट फेल ऑफ द क्लिफ। तो जब हम ब्लैक स्वान इवेंट्स की बात करेंगे तब हम इसकी ज़रूर बात करेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या था। So with this we'll go to the second segment that is of Railneer। तो Railneer के अंदर अगेन IRCTC के पास एक रेगुलेटेड एडवांटेज है क्योंकि सिर्फ यही लोग पानी की बॉटल्स सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है नोटिस करने वाली कि यहाँ पे इनके 2 बिजनेस मॉडल्स हैं। एक बिजनेस मॉडल इनका ये है कि ये बॉटल्स खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड सेकेंड बिजनेस मॉडल इनका क्या है दैट इज ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। माने ये लोग मतलब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हायर करते हैं एंड अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सिर्फ पानी की बॉटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सो दिस इज द सेकंड मॉडल दैट इज ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो इनके आज क्लोज टू 5 प्लांट्स ऐसे हैं जो ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पानी की, बट जो इनके बाकी अप एंड कमिंग प्लांट्स हैं, जो बाकी भी प्लांट्स हैं, वहाँ पे इनका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो रखा है। सो व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट इन दिस लाइन ऑफ बिजनेस इज कि यहाँ पे अगर हम इनका प्राइस कंपैरिजन करते हैं इनके कंपेटिटर्स के साथ तो हमें पता लगता है कि अगर हम बिस्लेरी की बात करते हैं, हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज मतलब जो एक्वाफिना की बात करते हैं, तो यहाँ पे इनके कंपेटिटर्स 500 ml का जो पानी है और जो 1 लीटर का पानी है वो IRCTC से ज़्यादा एक्सपेंसिव सेल करते हैं। तो ऑन एन एवरेज 33% के आसपास प्राइसिंग का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। बट IRCTC में इस बिजनेस में प्रॉब्लम क्या थी कि IRCTC के पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट था। माने वो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास इतने प्लांट्स नहीं थे। तो 2019 से लेके 2021 तक ऑलमोस्ट इन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है मोर देन 100% से बढ़ाई है। तो आई थिंक आज ये कुछ 18 लाख बॉटल्स पर डे बना रहे हैं विच हैज़ बीन इंक्रीज्ड। एंड यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो इनकी लास्ट 3 to 4 ईयर्स में बॉटल्स प्रोड्यूस हैज़ बीन गोइंग अप, राइट। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रही है इस बिजनेस के अंदर
कि इस साल एंड नेक्स्ट ईयर अभी इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन क्लोज टू 70% के आसपास है, पर जैसे न्यू कैपेसिटी ऐड होती है, आज कैपेसिटी 14 लाख बॉटल्स की है और ये 18 लाख जा रही है, इसके बाद इनके 3 to 4 प्लांट्स और भी अप एंड कमिंग है, आई थिंक 5 प्लांट्स और भी अप एंड कमिंग है। तो अगेन यहाँ पे क्या होएगा कि आज जो इनका मार्केट शेयर 55 to 60% का है, दिस कैन गो अप टू 85 to 80% के आसपास, क्योंकि आज इनके पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। सो दिस इज व्हाई दिस लाइन ऑफ बिजनेस इज आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यहाँ पे अगर हम इनकी यूनिट इकोनॉमिक्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तो बेसिकली किस लाइन पे काम करते हैं। तो यहाँ पे हम कौन कॉल एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं, तो इनके सीईओ में बताते हैं कि मोस्ट ऑफ दीज प्लांट्स दे आर ऑन पीपीपी मोड, माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, wherein we give them the land and we give them the cost of we give them the capital support. So what happens is that we buy this water at rupees 5 to rupees 5.5, and to this we add GST and other costs. Then we transfer this bottle to the seller for rupees 10 for distance within 50 kilometers and for rupees 10.5 for distance beyond that. और इस पूरे प्रोसेस में ये लोग कुछ 1.3 रुपीस पर बॉटल कमाते हैं। अब यहाँ पे क्या एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है पता करने वाली, देयर इज़ वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनके जो न्यू प्लांट्स आ रहे हैं उससे क्या होएगा, इनका जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है, जो इनका मेजर कॉस्ट है इसके अंदर, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस बिजनेस के अंदर भी मार्जिन एक्सपेंशन के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग ट्रिकल्स बन रखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनके जो फाइनेंशियल्स है उनको चेक करते हैं, सो वी गेट टू नो कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में इनका जो रेवेन्यू है वो कुछ 166 करोड़ से 222 करोड़ के आसपास आ गए FY20 में। बट गोइंग फॉरवर्ड इन FY21, 22, 23 जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो सकती हैं, सो देयर इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि जब इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज होता है, मानी जब ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80 to 85% से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। एंड अगर आज हम इस बिजनेस में ईबिट मार्जिन्स देखते हैं इनके, बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, तो हमें पता लगता है कि आज कुछ 20% के आसपास इनका इस बिजनेस में ऑपरेटिंग मार्जिन है। बट ये जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है ये भी इंक्रीज हो सकता है क्योंकि इनका जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे प्लांट्स पैन इंडिया लगा रहे हैं, तो इससे इनका जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज वाई दिस लाइन ऑफ बिजनेस ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ऑफ केटरिंग सर्विसेज। बिफोर टॉकिंग अबाउट द केटरिंग सेगमेंट, अगर किसी को जानने की SOIC का पोर्टफोलियो अप्रोच क्या है, या SOIC हम क्या क्या फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं बिजनेस को एनालाइज करने के लिए, या फिर बॉटम्स अप स्टॉक एनालिसिस करते कैसे और क्या क्या टूल्स यूज करते हैं रिसर्च के लिए, सो फॉर दैट वी हैव द SOIC इंटेंसिव कोर्स, द लिंक टू विच इज मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ कमिंग टू द केटरिंग सेगमेंट ऑफ IRCTC, तो केटरिंग सेगमेंट में कुछ 49% का जो रेवेन्यू है केटरिंग सेगमेंट से आता है। एंड आज केटरिंग सेगमेंट में इनकी 3 लाइन्स ऑफ बिजनेस है। फर्स्ट इज मोबाइल केटरिंग, सेकेंड आपका आता है स्टैटिक केटरिंग, और थर्ड आपका आता है ई केटरिंग। तो जब हम फर्स्ट लाइन ऑफ बिजनेस की बात करते हैं दैट इज मोबाइल केटरिंग, तो मोबाइल केटरिंग में राजधानी, शताब्दी और डुरंटो ट्रेन के अंदर ये लोग जो पैंट्री प्रोवाइड करते हैं वो आता है। साथ साथ जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है वो भी इसका ही पार्ट है। एंड साथ साथ जो ये ट्रेन साइड वेंडिंग करते हैं और पैंट्री कार डेवलपमेंट करते हैं ये भी उसी का पार्ट है। तो पैंट्री कार बेसिकली क्या है, अगर हम ट्रेन के अंदर पैंट्रीज होती हैं बेसिकली जहाँ पे अनकुक्ड और प्री कुक्ड फूड आता है जहाँ से सर्व होता है, सो दोज आर नोन एज पैंट्रीज। एंड उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी IRCTC करता है। तो यहाँ पे व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि इनके 2 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। 2 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या है? फर्स्ट इज ओन मॉडल, जहाँ पे ये अपनी खुद की बेस किचन में खाना प्रिपेयर करते हैं। तो इनकी कुछ 16 बेस किचन है आज। एंड क्योंकि क्वालिटी और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या करी है कि अपनी बेस किचन में लाइव कैमराज लगाए हैं कि एक पैसेंजर अपनी बेस किचन में लाइव देख सकता है कि फूड कैसे कुक हो रहा है। एंड सेकेंडली यहाँ पे इनका जो मॉडल है दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ लाइसेंस मॉडल। लाइसेंस मॉडल में क्या करते हैं कि केटरिंग को आउटसोर्स करते हैं टू प्राइवेट वेंडर्स एंड इनसे लाइसेंस फी शेयर करते हैं इंडियन रेलवे के साथ 40% और 60% IRCTC रखते हैं। तो व्हाट इज इंटरेस्टिंग दैट इज हैपनिंग ओवर हियर इस लाइन ऑफ बिजनेस में, जब हम लाइसेंस फी की बात करते हैं मोबाइल केटरिंग में, तो आज कुछ लेस देन 40% ट्रेन के अंदर पैंट्री कार्स है।
तो अब ये लोग न्यू ट्रेन्स में पैंट्री कार्स की डेवलपमेंट कर रहे हैं, एंड जो न्यू ट्रेन्स के अंदर ये पैंट्री कार की डेवलपमेंट कर रहे हैं एंड साथ साथ मॉडर्नाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनका जो रेवेन्यू का स्प्लिट है, तो अभी 60% IRCTC के पास आता है, बट अभी 40% इंडियन रेलवे पास जाता है। जो न्यू पैंट्री आ रही है डिफरेंट ट्रेन्स में, या जो बार बार मॉडर्नाइज हो रही है, वहाँ पे इनके पास 85% IRCTC का है, whereas 50% will only belong to Indian Railways. So this is the key trigger over here. And second key trigger क्या है मोबाइल केटरिंग में, कि आज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ऑन एन एवरेज आई थिंक 2012 या 2010 से लेके अभी तक प्राइस हाइक नहीं हुआ था ट्रेन के खाने में। तो यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर, और जो हमने बाकी ट्रेन की बात करी राजधानी शताब्दी और टोरंटो की, दोनों के अंदर प्राइस हाइक हुआ है, एंड ये प्राइस हाइक लगभग कुछ ऑन एन एवरेज 60 to 70% का हुआ है। So this price hike will be a key trigger in terms of margin improvement. इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है अगर आप IRCTC के बिजनेस ट्रिगर्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टैटिक केटरिंग की, स्टैटिक केटरिंग और मोबाइल केटरिंग में फर्क क्या है कि स्टैटिक केटरिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपकी जो केटरिंग है दैट इज स्टेशनरी, माने एक जगह पे होती है। जैसे जब हमने फर्स्ट लाइन ऑफ बिजनेस की बात करी थी मोबाइल केटरिंग की, तो आपकी केटरिंग ट्रेन के अंदर हो रही है एंड ट्रेन साथ साथ मूव कर रही है। फिर स्टैटिक केटरिंग के अंदर क्या हो रहा है कि आपकी केटरिंग स्टेशन पे हो रही है। तो रेलवे स्टेशन पे इन्होंने बेसिकली फूड कोर्ट्स लगाए हैं जो फूड प्लाजास के नाम से हम देख रहे हैं, राइट। एंड साथ साथ ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी फास्ट फूड यूनिट्स है वो आ रहे हैं, साथ साथ दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन रिफ्रेशमेंट रूम्स, जन आहार्स एंड सेल किचन्स। एंड यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो इनके पास कुछ 293 फूड प्लाजाज एंड फास्ट फूड यूनिट्स हैं, रिफ्रेशमेंट रूम कुछ 169 है, और सेल किचन 24 है, एंड जन आहार 56 है। तो टोटल में कुछ 542 के आसपास है। तो यहाँ पे भी इनके पास क्या की ट्रिगर है कि कुछ 50 न्यू फूड प्लाजास और ये डेवलप कर रहे हैं, एंड साथ कुछ इनको इंडियन रेलवे ने और भी जो इसके अंदर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है वो भी दिए, उसकी भी ये रीडेवलपमेंट कर रहे हैं इस टाइम पे। बट जो थर्ड की ट्रिगर इस बिजनेस के अंदर आता है केटरिंग के अंदर, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ ई केटरिंग। तो ई केटरिंग का हम यहाँ पे बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो ई केटरिंग के अंदर IRCTC विल बी एक्टिंग लाइक अ प्लेटफॉर्म बिजनेस। प्लेटफॉर्म बिजनेस कैसे कि अगर आप इनकी फूड एप्लीकेशन देखेंगे, आई थिंक मोर देन 5 बिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं अभी तक, 5 मिलियन। तो बीच में इनकी फूड एप्लीकेशन है, फिर इस साइड पे 700 फूड प्रोवाइडर्स हैं, माने डोमिनोज, सबवे, इनके मतलब वन ऑफ द क्लाइंट्स हैं, एंड यहाँ पे जो एंड यूजर है दैट इज द पैसेंजर। तो IRCTC इनको एक दूसरे से मिला रहा है एंड इट इज एक्टिंग लाइक अ कंप्लीट प्लेटफॉर्म। मोर ओवर यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि 12% की फ्लैट फी चार्ज कर रहे हैं पर ऑर्डर। सो दिस इज व्हाट गिव्स इट अ कैप्टिव प्लेटफॉर्म बिजनेस, क्योंकि अगर आपको रेलवे के अंदर बैठ के खाना ऑर्डर करना है तो आप सिर्फ IRCTC की फूड ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द ट्रिगर्स इन देयर केटरिंग बिजनेस। अगर इस लाइन ऑफ बिजनेस में हम इनका आज ईबिट मार्जिन देखते हैं तो इनका ईबिट मार्जिन क्लोज टू 11% के आसपास है, जो FY19 में 14% के आसपास था। तो यहाँ पे आज ट्रिगर्स फॉर मार्जिन एक्सपेंशन काफी सारे हैं, जिनकी हमने बात करी कि कुछ 60 to 70% प्राइस हाइक हुआ है, एंड साथ साथ ई केटरिंग की ग्रोथ काफ़ी तेज़ आ रही है। अगर हम यहाँ पे ई केटरिंग की ग्रोथ देखते हैं तो ई केटरिंग का बिजनेस कुछ 157% CAGR पे ग्रो कर रहा है इस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी लो बेस पे था। बट अगेन केटरिंग बिजनेस इनका यहाँ से 2 से 3x हो सकता है, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर प्रेफरिंग टू ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड। एंड साथ साथ जो प्राइस इंक्रीज हुआ है दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम, बिकॉज 70% प्राइस इंक्रीज हुआ है ओवरनाइट, राइट। पर उसके बाद पैंडेमिक आ गया था तो हमें इनके मार्जिन में बेनिफिट नहीं दिखा। एंड थर्डली यहाँ पे क्या इनके पास एक जो मेजर बेनिफिट आने वाला है दैट इज पैंट्री मॉडर्नाइजेशन। माने जो पैंट्रीज को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, एंड आज सिर्फ लेस देन 40% ट्रेन्स में पैंट्री है। तो जैसे जैसे न्यू पैंट्रीज लग रही हैं तो न्यू पैंट्री पे इनका जो रेवेन्यू शेयर है, पुरानी वाली पे 60 to 40 था, बट न्यू वाली पे 85 to 15 है, माने 85% इनका एंड 15% इंडियन रेलवेज का। सो दिस कंक्लूड्स अ केटरिंग सेगमेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस इनका कुछ 12 to 14% ऑफ द रेवेन्यू है, एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस में इनके क्या डिफरेंट ऑफरिंग्स है एक बार उसको देखते हैं। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस में फर्स्ट इनकी डिफरेंट ऑफरिंग है इज दैट ऑफ डोमेस्टिक टूर पैकेजेस। तो इनके पास यहाँ पे भी मोनोपोली है, क्योंकि रेलवे के जो टूर पैकेजेस हैं वो सिर्फ इनके पास ही राइट्स है बेचने के। सेकंड, इनके पास यहाँ पे जो
लग्जरी ट्रेन है उनका राइट है ऑपरेट करने का। तो महाराजा एक्सप्रेस, बुद्धिस्ट एक्सप्रेस, लाइक तो और भी जो है यहाँ पे इनके पास है। फिर इनके पास यहाँ पे इनके और प्रोडक्ट आते हैं मास टूरिज्म में, राइट। फिर इनके पास यहाँ पे एयर टिकट एंड कॉर्पोरेट ट्रैवल का है। तो इन्होंने आज एयर टिकटिंग प्रोवाइड करने की भी सर्विस स्टार्ट करी है, जहाँ पे इनके पास कुछ क्लोज टू 3% मार्केट शेयर है। एंड साथ साथ यहाँ पे ये एक एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। ये लोग क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? बेसिकली दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद बजट होटल्स। तो रिसेंटली आई थिंक गुजरात के पास इनका एक ओपन हुआ है बजट होटल। तो बजट होटल में ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग लैंड खरीद रहे हैं। उसके बाद लैंड खरीदने के बाद ये लोग एक पार्टनर हायर कर रहे हैं जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखेगा एंड जो भी पूरी बिल्डिंग है उसका जो ऑपरेशन है वो पूरा देखेगा एंड उसको ये 20 करोड़ का कैपिटल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सो अगेन दिस विल बी लाइक अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप ऑफ थिंग। पर यहाँ पे ये रिस्क भी हो सकता है क्योंकि आप लैंड खरीद रहे हैं, तो एक बार ये चीज़ भी सोचनी पड़ेगी कि यहाँ पे कितना रिटर्न ऑन एसेट आ सकता है। तो आई थिंक दिस पॉइंट हैज टू बी क्लैरिफाइड। एंड सेकेंडली अगर यहाँ पे महाराजा एक्सप्रेस देखते हैं तो महाराजा एक्सप्रेस इज अ लग्जरी ट्रेन। तो ये भी इनका इस पार्ट ऑफ बिजनेस है जो बेसिकली जहाँ पे टूर पैकेजेस आर फॉर 6 night and 7 days. So in 2010 actually this train actually won the लग्जरी टूरिस्ट अवार्ड। एंड साथ साथ यहाँ पे अगर हम और चीज़ देखते हैं तो अगर इनकी जो स्टेट ट्रेन्स हैं वहाँ पे इनका रेवेन्यू देखते हैं तो कुछ 299 करोड़ के आसपास इनका यहाँ पे रेवेन्यू है। इन साथ साथ इस लाइन ऑफ बिजनेस में इनके पास एक जो और ऑप्शनैलिटी है कि अभी ये 3 प्राइवेट ट्रेन्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो और जो ये 2 प्राइवेट ट्रेन्स ऑपरेट करते हैं उसका नाम है तेजस एंड थर्ड ये जो ट्रेन ऑपरेट करते हैं दैट इज नोन बाय द नेम महाकाल। तो तेजस ट्रेन बेसिकली इंटरसिटी ट्रेन है एंड जो महाकाल ट्रेन है बेसिकली दैट रन्स ओवरनाइट। तो ये 3 ट्रेन्स अभी ऑपरेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने और भी प्राइवेट ट्रेन्स ऑपरेट करने के लिए अप्लाई भी करें। तो दिस कुड बी एन एलिमेंट ऑफ ऑप्शनैलिटी ओवर हियर। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमेशा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन या फिर कितना ज़्यादा आपका कैपेसिटी फुल हो रहा है उस पर आ जाती है बात। तो यहाँ पे बेसिकली जो इंडियन रेलवे है उसके साथ जो हॉलेज चार्जेस हैं ये लोग वो शेयर करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है इस लाइन ऑफ बिजनेस में कि अगर आप सर्टेन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन या अगर आप सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स बुक नहीं करते देन दिस वेंचर कैन बिकम लॉस मेकिंग। तो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी इस वेंचर के अंदर। सो दीज आर द 4 की बिजनेस सेगमेंट्स। एंड जो आज हम ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पे इनका जो ईबिट मार्जिन है दैट इज समवेयर क्लोज टू 2% के आसपास। एंड लास्ट आई थिंक FY19 में 13% के आसपास था, पर FY20 में 3% के आसपास था। फिर जो उनका स्ट्रेट तीर्था का बिजनेस है बेसिकली जो रेलवे या फिर जो ट्रेन ऑपरेट करने के साथ साथ है एंड जो भी हम यहाँ पे और भी इनके जो टूरिज्म के पर्पस में रेलवेज हैं इनके पास वहाँ पे दे मेक ईबिट मार्जिन्स ऑफ 25, 16 एंड 22% के आसपास। सो दीज आर द की लाइन्स ऑफ बिजनेसेस ऑफ IRCTC। पर अब यहाँ पे एक बहुत जो इंटरेस्टिंग और एक मेंटल मॉडल है उसका नाम है ब्लैक स्वान इवेंट। तो ब्लैक स्वान इवेंट एक टर्म है जो निकोलस नासिम टैलेब ने दी है। तो निकोलस नासिम टैलेब क्या कहते हैं कि काफ़ी एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था या फिर एक ऑब्जर्वेशन थी कि काफ़ी सारी स्वॉन्स वाइट इन कलर थी, राइट। बट काफ़ी सारी स्वॉन्स वाइट इन कलर आने के बाद एक स्वॉन ऐसी आई विच वॉज ब्लैक इन कलर, राइट। सो इट वॉज अ लो प्रोबेबिलिटी इवेंट बट वो हुआ। सिमिलरली 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, 2020 में जो पैंडेमिक हुआ था, 1919 में जो टेक बर्स्ट हुआ था, राइट। एंड साथ साथ इंडिया में जो NBFC का क्राइसिस हुआ था 2017 में। ऑल ऑफ दीज क्राइसिस आर नोन एज ब्लैक स्वान इवेंट्स क्योंकि हमें लगता है कि सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं बट कोई ऐसा इवेंट हो जाता है विच इज टर्म्ड एज अ ब्लैक स्वान इवेंट, राइट। तो सिमिलरली यहाँ IRCTC के अंदर आज क्या ब्लैक स्वान इवेंट्स हो सकते हैं। तो पहले हम रिस्क की बात कर रहे हैं। पहला रिस्क जो इस बिजनेस के अंदर प्ले आउट कर सकता है तो दैट रिस्क इज ऑफ पोटेंशियल पॉलिसी चेंजेस। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो इनका जो टिकटिंग जो सर्विस का बिजनेस है 2014 में कुछ 220 करोड़ का था, राइट। बट 2016, 2017 और 2018 और 2019 में अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे इनका जो सर्विस चार्ज लॉस हुआ था, अगर आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं सर्विस चार्ज लॉस की, तो 2017 एंड 2018 में कुछ 700 करोड़ का 2017 टू 18 में इनका सर्विस चार्ज लॉस था। फिर 2018 टू 19 में 805 करोड़ का था, जिसमें से इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ 80 करोड़ का रिफंड इनको दिया था। अब ये सर्विस चार्ज लॉस क्यों हुआ था टिकटिंग बिजनेस में? मेनली द रीजन वाज कि यहाँ पे इस लाइन ऑफ बिजनेस में 2016 में बेसिकली जो गवर्नमेंट थी बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन दे वांटेड टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स।
तो इस वजह से 2 ईयर्स का यहाँ पे सर्विस चार्ज लॉस हुआ, राइट। तो पूरा जो ट्रेन टिकट्स बुक करने का प्लेटफॉर्म है वो ऑनलाइन लेके जाना चाहते थे, इसलिए 2 ईयर्स का सर्विस चार्ज लॉस था। बट अगेन अगर ये सर्विस चार्ज लॉस कभी वापस आता है तो दिस कुड बी अ ब्लैक स्वान इवेंट, बिकॉज ये बिजनेस इनका कुछ 80% ईबिट मार्जिन वाला बिजनेस है। सो दिस इज द कैश काउ बेसिकली। सेकेंड यहाँ पे क्या ब्लैक स्वान इवेंट आया था, तो हमने जैसे देखा था कि 2002 से 2010 तक केटरिंग बिजनेस इनके पास था, फिर 2010 से 17 तक इंडियन रेलवे पास था, फिर 2017 के बाद फिर वापस पॉलिसी चेंज हुई, उसके बाद इनके पास आया। तो अगर अब इंडियन केटरिंग बिजनेस के या रेलवे केटरिंग बिजनेस में अगर फिर कोई पॉलिसी चेंज होती है तो दैट कैन अगेन एक्ट लाइक अ ब्लैक स्वान इवेंट। सो दीज आर सम ऑफ द की रिस्क। और एक की रिस्क क्या है इसके अंदर, दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड, दैट इज एयरवेज। अगर यहाँ पे इंडियन रेलवे पैसेंजर ट्रैफिक की अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो ग्रोथ हार्डली 1-2% के आसपास चल रही है। वैसे अगर हम इंडियन एयरवे की ग्रोथ देखते हैं तो यहाँ पे मोर देन 10% ग्रोथ आई है फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड, राइट। So this is again availability of a substitute good. So this is also a key risk for IRCTC's business, but ये risk थोड़ा longer term in nature है, right? तो ये तो रिस्क थे, बट अब हम इसके साथ इस बिजनेस में ऑप्शनैलिटी की भी बात कर लेते हैं और ये भी बात कर लेते हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ के ट्रिगर क्या आ सकते हैं यहाँ पे। सो द फर्स्ट की सोर्स फॉर ऑप्शनैलिटी इज कि मोर AC ट्रेन्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। तो इसका क्या मतलब है कि आज एक AC ट्रेन पे दे चार्ज क्लोज टू 30 रुपीज ऑफ कन्वीनियंस फी, राइट। पर नॉन AC ट्रेन पे 15 रुपीज ऑफ कन्वीनियंस फीस चार्ज कर रहे हैं। पर जो 2/3 ऑफ द इनका बिजनेस है आज नॉन AC ट्रेन से आता है। तो धीरे धीरे ट्रेन्स के अंदर ही AC ट्रेन्स की ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो रही है, क्योंकि AC ट्रेन में ज़्यादा मतलब इनका जो कन्वीनियंस फीस है वो ज़्यादा है। तो इस वजह से शायद से दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ ऑप्शनैलिटी, बिकॉज इनका सेल नंबर बढ़ सकता है। सेकेंड सोर्स ऑफ ऑप्शनैलिटी क्या है इस बिजनेस में, इज दैट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस हाइक, जो हमने पहले ही बात कर ली थी अनटैप्ड प्राइसिंग पावर की। फिर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पैंट्रीज की भी हम बात कर चुके हैं। फिर वन वेरी इंटरेस्टिंग जो की सोर्स है इसमें ऑप्शनैलिटी का, दैट इज वेंचरिंग इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे अगर इनका मीडियम देखते हैं कि किस किस तरीके की ये एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो एक तो एडवर्टाइजिंग करते हैं बैनर और वीडियो की, राइट। फिर ये जो प्रमोशनल मेल्स है वो भेजते हैं, राइट। उसके बाद साथ साथ प्रमोशनल SMS की एडवर्टाइजिंग करते हैं। फिर टिकट बुकिंग कैंसिल, जो टिकट बुकिंग की कैंसिलेशन होती है उसके साथ जो मेल जाती है उसमें भी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। फिर बैनर्स बेस्ड ऑन टिकट की जो बैनर्स बेस्ड ऑन टिकट है उसकी भी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। बट आई थिंक जो बैनर और वीडियो वाली एडवर्टाइजिंग है, माने अपने जो ये वेबसाइट पे या अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं, दैट कुड बी अ वेरी वेरी बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर देम, बिकॉज कैप्टिवली ऑलमोस्ट अगर आपकी प्लेटफॉर्म पे 8 लाख टिकट्स बुक हो रही है ऑन एन एवरेज अ डे, एंड आपके अगर प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा, आपके वेबसाइट पे इतना ज़्यादा विजिटर आ रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके पास एक ऐसा कैप्टिव ऑडियंस है जिनको आप ऐड दिखा के यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ रेवेन्यू। तो यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं। आई थिंक Q3 की कॉन कॉल में इन्होंने बताया था कुछ 145 to 150 करोड़ का बिजनेस था टिकटिंग, मतलब ऑनलाइन टिकटिंग से, जिसमें से 48 करोड़ इनका अदर सेगमेंट से आया था। अदर सेगमेंट में एडवर्टाइजिंग आता है एंड जो एजेंट वाला फीस है वो भी आता है। तो यहाँ पे ये बिजनेस, ये मेट्रिक ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो दिस इज वन की सोर्स ऑफ ट्रिगर। और क्या सोर्सेस ऑफ ट्रिगर है, इज यूसेज ऑफ आई पे फॉर अदर स्टेट गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम आई पे और आई मुद्रा की बात करते हैं तो बेसिकली वी गेट टू नो कि आज जो इनके पास बेसिकली आज एक पेमेंट वॉलेट है, इन साथ साथ पेमेंट सर्विस है। तो पेमेंट वॉलेट के अंदर कैन एक्ट लाइक अ गुड सोर्स ऑफ ट्रिगर अगर मोर एंड मोर पीपल लाइक कीप देयर मनी इन IRCTC वॉलेट फॉर बुकिंग ट्रेन्स। बट पर अगेन दिस इज यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है तो कहना बहुत मुश्किल है। पर जो आई पे वाला बिजनेस है इनका, विच इज़ लाइक पेमेंट गेटवे, जो आज इंस्टामोज और रेजर पे कर रहे हैं, तो दिस कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि आज काफ़ी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कोई पेमेंट गेटवे नहीं है। सो आई पे कैन एक्ट लाइक अ पेमेंट गेटवे फॉर देम, राइट। सो दिस इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ ऑप्शनैलिटी। एंड वन मोर की सोर्स ऑफ ऑप्शनैलिटी इज इंक्रीजिंग लाइसेंस फी। तो जैसे हमने बात करी थी कि इनकी जो केटरिंग सर्विस में अब लाइसेंस फी 85 to 15 हुई कि जो न्यू पैंट्रीज इंट्रोड्यूस कर रही है। और लास्ट की सोर्स ऑफ ऑप्शनैलिटी यहाँ पे हो सकती है कि ये डिफरेंट बैंक्स के साथ टाई अप्स लॉन्च कर रहे हैं। तो
SBI कार्ड्स के साथ इन्होंने अपना एक कार्ड लॉन्च करे, साथ साथ इंडसइंड बैंक के साथ भी इन्होंने जो अपना वॉलेट है वो लॉन्च करे, एंड साथ साथ ये डिफरेंट एंटरटेनमेंट जो सर्विसेज हैं जो IRCTC के पैसेंजर्स हैं उनको भी डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस ऑफर कर रहे हैं, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द की सोर्सेज ऑफ ऑप्शनैलिटीज। यहाँ पे वैल्यूएशन में क्या लगता है कि क्योंकि आपके साथ मैंने इतने सारे ग्रोथ ट्रिगर्स डिस्कस करें, सो वी थिंक दैट द बिजनेस हैज ऑल द की इंग्रेडिएंट्स टू बेसिकली कीप ग्रोइंग एट 20 to 25% CAGR इन नेक्स्ट 4 to 5 years। तो यहाँ पे अगर हम आज इस बिजनेस की अगर हम सेल्स चेक करते हैं तो कुछ 2300 करोड़ के आसपास की है, प्लस EBIT मार्जिन को 31% का है। तो 2025 तक जस्ट अ रफ एस्टिमेट वी थिंक कि सेल्स माइट गो टू 5000 to 5500 करोड़, एंड EBIT मार्जिन एक्चुअली एक्सपैंड होगा 31% से, क्योंकि हमने EBIT मार्जिन एक्सपेंशन के काफ़ी सारे ट्रिगर्स डिस्कस करें। तो अगर 35% के आसपास अगर EBIT मार्जिन चले जाते हैं तो समवेयर EBIT इनका 1500 से 1800 करोड़ के बीच में आ सकता है, राइट। सो अगेन आज लाइक इंटरप्राइज वैल्यू अपॉन EBIT मल्टीपल इनको 43 टाइम्स का मिलता है। तो 1500 से 1800 करोड़ के EBIT पे इनको कितना मल्टीपल मिलता है दैट इज लेफ्ट टू बी सीन, क्योंकि आज 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट इंग्रेडिएंट्स आर देयर फॉर दिस कंपनी टू बिकम अ 60 to 70,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी। एंड एज अ डिस्क्लोजर हम आपको बता देते कि वी डू नॉट ओन द स्टॉक एंड दिस वीडियो इज ओनली मेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी इस वीडियो में से क्या लर्निंग्स थी, एंड साथ साथ आपको क्या लगता है कि ग्रोथ ट्रिगर्स रियलाइज होंगे या कोई बीच में ब्लैक स्वान इवेंट आ सकता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस।